हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। स्पेशली कई बार कोई क्राइम सीन होता है तो क्राइम सीन से हमें यदि कोई सैंपल मिलता है, कोई भी सैंपल, चाहे वो ब्लड का सैंपल है, चाहे वो स्किन का सैंपल है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेल होना चाहिए उसमें, है ना। तो अगर वो सैंपल मिलता है तो उस सैंपल को लेकर के और जिन जिन पर सस्पेक्ट होता है, डाउट होता है कि ये लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसका क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा। या ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स को लेकर के कोई डाउट हो तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। कोई भी सैंपल ले सकते हैं, हेयर का सैंपल ले सकते हैं, स्किन का सैंपल ले सकते हैं, ब्लड का सैंपल ले सकते हैं। कोई भी एक सैंपल है, यानी एक सेल चाहिए और उसका जीनोम चाहिए, उसकी सहायता से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है सभी व्यक्ति का अलग अलग होता है, सभी व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो यूनिक है ये। इसीलिए इसकी सहायता से जो है कई केसेस जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो अब हम लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, किस प्रकार से किया जाता है। एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ हम लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। सर एलेक जेफरे ने 1984 में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो है बताया। इसकी परिभाषा क्या है? इट इज़ ए लेबोरेटरी टेक्निक। ये प्रयोगशाला में की जाने वाली एक तकनीक है, यूज टू स्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस एंड द सस्पेक्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। यानी जैसे अभी मैंने बताया था, कोई क्राइम सीन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस टाइम पर जिस किसी के ऊपर भी डाउट है तो उसका बायोलॉजिकल एविडेंस लिया जाता है, बायोलॉजिकल एविडेंस लिया जाता है और उसको लिंक किया जाता है किसके साथ में, जो भी उस क्रिमिनल जगह से जो भी सैंपल मिला है उस सैंपल के साथ में उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है, इसका मतलब जिसके ऊपर सस्पेक्ट कर रहे थे वो ही क्रिमिनल है। तो ये एक तरह से बायोलॉजिकल एक तरह से लेबोरेटरी टेक्निक है। ठीक है, जीनोम क्या होता है? किसी भी कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। तो 100% जीनोम में से 99.9% जो डीएनए है वो सभी ह्यूमन बीइंग्स में सेम होता है, सेम इन ऑल, और इसको कहते हैं बल्क डीएनए। तो बल्क डीएनए में क्या होगा? जैसे आँखों का कैरेक्टर है, बालों का टेक्सचर है, हाइट है ना, या स्किन का कलर है, और इस तरह की कई सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं। तो 99.9% डीएनए इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये कहलाता है बल्क डीएनए। तो बचा कितना? केवल 0.1%। ये जो 0.1% है ये डिफरेंट है सब में, ये सबका अपना यूनिक है। तो ये जो 0.1% डिफरेंट है, ये जो है ये कहलाता है सैटेलाइट डीएनए। और इस सैटेलाइट डीएनए के ऊपर किसी प्रोटीन या एंजाइम या हार्मोन के लिए कोई सूचना नहीं होती है, इसीलिए इसको जंक डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक डीएनए, यानी इसके ऊपर एज सच किसी प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन के लिए कोई मैसेज नहीं होता है, लेकिन जो है इसके ऊपर कुछ रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती है न्यूक्लियोटाइड बेस की। रिपीटेड सीक्वेंस यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की जो लगातार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए ही सब में अलग अलग होता है, और इसी सैटेलाइट डीएनए की सहायता से ही क्या करते हैं, इसी का ही एक्चुअली में फिंगरप्रिंट निकाला जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ये इसी का होता है। सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का होता है। सैटेलाइट डीएनए जैसे बताया क्या है? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। इसको हम जंक डीएनए कहते हैं, है ना, और ये यूज़ किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग में। सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का होता है।
मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। अब मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट क्या है? मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट जो इनको नाम दिया गया है, ये इस आधार पर दिया गया है कि कितने बेस पेयर हैं और कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो माइक्रो सैटेलाइट में क्या है, 2 से 6 बेस पेयर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 से 10 बार, या 2 से 6 तक हम मान लें। ठीक है, 6 तक हम मान लें, जैसे ए सी टी सी जी ए, तो ये लगातार रिपीट हो रहा है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 से 10 बार। तो ये तो क्या कहलाएगा? माइक्रो सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट क्या होता है? 10 से 60 बेस पेयर जो है ये रिपीट हो सकते हैं और 5 से 50 बार रिपीट हो सकते हैं। तो 10 बेस पेयर, कम से कम 10 बेस पेयर से लेकर 60 बेस पेयर, 10 जैसे हम ले लें ए सी जी टी ए टी सी ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम यहाँ सी ले लें, और ये मान लो 10 का हो गया, और ये लगातार रिपीट हो रहा है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 से 50 बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो मिनिमम 10 लिए हैं, 10 से 60 बेस पेयर हैं, और ये लगातार 5 से 50 बार तक अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है मिनी सैटेलाइट। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट में जो काम में लिया जाता है वो पोर्शन होता है मिनी सैटेलाइट का, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट तो छोटे छोटे हैं, तो ये बीच में कभी कभी जो है इससे कुछ जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो कौन सा यूज़ लेते हैं? मिनी स्टेटमेंट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इनको क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये यूनिक होते हैं। ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यूनिक होते हैं, और ये कहा जाता है VNTR, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, जबकि माइक्रो सैटेलाइट क्या कहा जाता है? SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। सिंपल सीक्वेंस रिपीट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा काम में लेते हैं? मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट जो है ये क्या है? जंक डीएनए है, यानी इसके अंदर किसी चीज़ के लिए कोई मैसेज नहीं है, और ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। केवल 0.1% जो जीनोम है ये सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर जो अभी जैसे मैंने बताया माइक्रो और इसमें जो डिफरेंस है मिनी में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन कितना है, लेंथ कितनी है सेगमेंट की, एंड कितनी बार वो यूनिट रिपीट हो रही है। ये 3 बेस हैं इनके। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? कलेक्शन ऑफ सैंपल। सैंपल को कलेक्ट करना। जैसे आपको मैंने बताया था, मान लो कहीं पर कोई मर्डर होता है, या कोई रेप होता है, या कोई चोरी या डकैती होती है, और वहाँ से कोई ब्लड है या बाल है, ठीक है, या सीमेन है, कोई भी अगर चीज़ वहाँ से मिलती है तो वो कलेक्ट की जाती है और उसका फिंगरप्रिंट निकाला जाएगा, और उसके फिंगरप्रिंट से मैच करवाया जाएगा सस्पेक्ट्स जो भी हैं, जिन जिन के ऊपर शक है उनके फिंगरप्रिंट का उनके फिंगरप्रिंट से उसका मैच करवाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ सैंपल। सैंपल में बकल स्मीयर हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, अमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है। या अमनियोटिक फ्लूइड जैसे मान लो अभी बताया था पैटर्नल प्रूफ करने के लिए। मान लो कोई लेडी कहती है कि ये बच्चा इस व्यक्ति का है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो उस चीज़ के लिए मना कर रहा है, तो जो है एमनियोटिक फ्लूइड से भी जो है ये फिंगरप्रिंट लेकर के और उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के साथ में कंपेयर किया जा सकता है। कोरियोनिक विलाय है, स्किन है, हेयर है, बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड के अंदर ब्लड आ सकता है ना, और एनी टिश्यू। तो सबसे पहला स्टेप है सैंपल को कलेक्ट करना। सैंपल कलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप है डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? जो जीनोमिक आइसोलेशन का प्रोसेस बताया था, तो उसके लिए क्या है? सेल का लाइसिस किया जाएगा, और सेल लाइसिस करने के बाद में उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के कारण जो है जो डीएनए है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो डीएनए इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन में क्या है? एनी ऑफ द 3 मेथड्स कैन बी यूज्ड। फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं,
या CTMB DNA एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं या प्रोटीकाइनेस के एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मेथड से क्या करना है, DNA का एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, DNA एक्सट्रैक्शन करने के बाद में एक स्टेप हम यहाँ डाल देते हैं, जो क्राइम सीन से जो सैंपल मिला है उस सैंपल का PCR कर लेंगे, यानी उसकी खूब सारी क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा करके उसकी खूब सारे कॉपीज़ ले लेंगे, ताकि अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या अलग कोई रिक्वायरमेंट है तो वो किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया DNA एक्सट्रैक्शन। DNA एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? दे आर बायोलॉजिकल सीजर। ये कैंची की तरह कार्य करते हैं और पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक साइट से DNA को काटते हैं, तो जिससे DNA के छोटे छोटे क्या मिल जाएंगे, फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो स्पेसिफिक रीजन से काटेगा वो और छोटे छोटे सेगमेंट्स जो हैं वो DNA के मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं DNA के, अब इन फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस में से पास करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पहले पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एग्रोस जेल होती है और एग्रोस जेल में से इन जो पीसेस हैं ये छोटे छोटे, इनको पास करवाया जाता है। एग्रोस जेल में क्या पोर्स होते हैं और इसे जो है लाइट से कनेक्ट कर देते हैं। DNA नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव से किस साइड में मूव करेगा, पॉजिटिव की साइड में मूव करेगा। और जो सबसे साइज़ में छोटा होगा और जिस पर चार्ज जो है ज़्यादा होगा वो जल्दी मूव करेगा, जो साइज़ में बड़ा होगा उसका मूवमेंट धीरे होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, DNA को फ्रेगमेंट की साइज़ के हिसाब से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ ये डायग्राम बना रखा है मैंने, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई किया जाता है जो सैंपल क्राइम सीन से मिला है उस पर, और जिन जिन पर भी शक है उनका, जिनका DNA फिंगरप्रिंट निकालना है उन पर। जैसे मान लो ये पर्सन A है, B है, C है, D है और ये E हम मान लेते हैं, जो क्राइम सीन से जो मिला है सैंपल उनका। ठीक है, अब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई जाती है तो ये एग्रोस जेल मान लें हम, ये एग्रोस जेल की प्लेट है और ये वेल है। इन वेल में सैंपल डाल दिए, ए में 1 B C D E सैंपल डाल दिया। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पास करवाई इसमें से। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से ये मूव करना शुरू करेंगे, जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं ये मूव करना शुरू करेंगे और साइज़ के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। जो छोटे होते हैं वो जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर मूवमेंट तो हो रहा है बट वी आर नॉट एबल टू सी देम, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो वो मूव करते हैं। एग्रोस जेल और एल्कलाइन सॉल्यूशन है, उसके ऊपर ये DNA फ्रेगमेंट्स मूव कर रहे हैं। DNA फ्रेगमेंट्स मूव ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम, बट वी आर नॉट एबल टू सी देम एज दे आर ट्रांसपेरेंट। तो अब हमें देखना है, देखने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, ये जो जेल है, एग्रोस जेल है, इसके ऊपर नाइलॉन मेम्ब्रेन की शीट रखते हैं या नाइट्रोसेल्युलोज पेपर रखते हैं। तो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन की जो शीट होती है इसमें ब्लॉटिंग पेपर टाइप काम करती है ये। तो ये जो DNA के फ्रेगमेंट्स है दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट। ये नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो जैसे ये मान लो एग्रोस की प्लेट है और नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट इसके ऊपर रखी, तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रेगमेंट ओवर नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट इज कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग। तो DNA फ्रेगमेंट जो है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्लेट है एग्रोस जेल वाली, वहाँ से ये नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पर क्या है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा साउदर्न ब्लॉटिंग। स्टिल वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट, लेकिन अभी भी हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो अब हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो इनमें क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, अब इस नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालेंगे। क्या यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब। प्रोब क्या होता है,
प्रोब जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे मान लो क्राइम सीन से जो डीएनए का सैंपल मिला है और उस पर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो क्या है, ACTG, ये रिपीटेड सीक्वेंस है ना। तो इसके अनुसार क्या तैयार करेंगे, प्रोब तैयार करेंगे। तो प्रोब तैयार करेंगे यानी TGAC, ये पूरा प्रोब तैयार कर लिया। और ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स हैं, क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोब हैं। और इन रेडियो एक्टिव प्रोब को जो नायलॉन मेम्ब्रेन शीट है तो उसके ऊपर जो है इसको यूज़ करेंगे। तो जिससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोब प्रिपेयर की जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोब जैसे यहाँ प्रिपेयर करी है और इसको जब शीट पर डालेंगे तो ये अपने आप ही जो ये सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के सामने यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे प्रोब। ठीक है, अब सीक्वेंस के साथ में अटैच हो गए। अब लास्ट स्टेप होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी यानी अब इनके ऊपर क्या डाला जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, एक्सरेज डालेंगे इनके ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी में। लास्ट स्टेप ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सरे फिल्म इज केप्ट ऑन अबाउ प्रिपेयर रेडियो एक्टिव फिल्म। ये जो रेडियो एक्टिव फिल्म है इसके ऊपर एक्सरे डालेंगे। एक्सरे डालने से क्या है, रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स जो है वो चमकेंगे और देन द कंप्लीट सीन इज़ विजिबल। तो सारा हमें जो है विजिबल हो जाएगा, यानी जो सीक्वेंस है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो मूव करे थे उनकी सबकी सीक्वेंस जो है वो हम आसानी से जो है देख सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एक्सरेज में चमकेंगे। उसके बाद कंपेयर किया जाता है बाय कंपेयरिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ डीएनए प्रोफाइल बिटवीन वेरियस सैंपल्स। अब जितने भी सैंपल हैं तो उनको आपस में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखेंगे। तो जो सस्पेक्ट वाली जगह से, जैसे मान लो सस्पेक्ट वाली जगह से जो है ये सीक्वेंस मिल रहा है, इस तरह का सीक्वेंस मिल रहा है ना। बाकी जो सैंपल लिए थे जिन पर भी शक था 4 या 5 सैंपल, तो उनमें से सेकंड नंबर पर सेम इस तरह की अगर सीक्वेंस आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये और यहाँ जो क्राइम सीन से मिला था ये एक ही व्यक्ति के हैं और बाकी क्या है, निर्दोष हैं। इसी तरह से जो बायोलॉजिकल पेरेंट की जो जांच की जाती है, ब्लड रिलेटिव्स की जो जांच की जाती है, तो उसमें भी यही मेथड जो है अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वी कैन सॉल्व द केस, चाहे वो क्राइम सीन वाला हो, चाहे वो पैटर्नल जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए हो। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लेते हैं काम में। एक बार हम स्टेप्स वापस रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे, क्योंकि हमें डीएनए से ही मतलब है। और डीएनए में से भी कौन सा वाला, सैटेलाइट डीएनए जो है, मिनी सैटेलाइट डीएनए जो है वो इसमें फिंगरप्रिंटिंग में काम में आता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, जो स्पेसिफिक रीजन से इसको काटेगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उनको फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में से पास होंगे, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में पास होंगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद उसके इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल है, जो एग्रोस जेल की प्लेट है, उसके ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन की शीट डालेंगे, जिससे उसके ऊपर जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो नायलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे या ट्रांसफ़र हो जाएंगे। प्रोब प्रिपेयर करते हैं। ये प्रोब जो है इनको रेडियो एक्टिव करने के बाद में इसको नायलॉन शीट के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद में इस नायलॉन शीट को क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी यानी एक्सरे फिल्म इसके ऊपर डालेंगे, तो जिससे पूरा जो चार्ट बना है या जो ग्राफ बना है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए वो हम आराम से देख सकते हैं। तो यही स्टेप्स जो है ये वापस 6 स्टेप्स हैं, ये जो मैंने लिखे हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सैंपल, cutting of DNA using restriction endonucleus, then separation of DNA on the basis of size using gel electrophoresis technique, transfer of DNA from gel electrophoresis to nylon sheet membrane, addition of complementary probe which are radioactively labeled, auto radiography यानी X-ray film is used to observe these radioactive labeled DNA sequence। इस तरह से suspected person और जो सैंपल लिए गए और जो वहाँ से क्राइम सीन से जो सैंपल मिला है इनका कंपेयर करेंगे
और जो बिल्कुल सिमिलर होगा इसका मतलब वही व्यक्ति जो है वो उस क्राइम वाली समय पर वहाँ पर उपस्थित था और क्रिमिनल हो सकता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो मेन दो मैंने आपको बताई दी हैं, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट अपराध सुलझाने के लिए और रक्त संबंधियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, और ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ ब्लड सैंपल लिया है, ब्लड सैंपल लेने के बाद में उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद में पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कर लिया ताकि मल्टीपल कॉपीज़ जो है पर्टिकुलर जीन फ्रेगमेंट के मिल जाएं, और उसके बाद में एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाएंगे। उसके बाद में उसमें वो नायलॉन मेम्ब्रेन शीट से ब्लॉटिंग करवाएंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद में उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद में उसको एनालाइज करेंगे यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के द्वारा, या क्या बताया था ऑटो रेडियोग्राफी यानी एक्सरे के द्वारा। और इस तरह से जो ग्राफ मिलता है तो इस ग्राफ को फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कंपेयर करके जो है ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि वास्तविक क्रिमिनल या अपराधी कौन है। तो इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपको, सर एलेक जेफरी इन 1984। इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में हमें पूरा प्रोसेस बताया। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।